अगर किसी से भी पूछा जाए कि भारतीय हिंदी सिनेमा की सबसे क्लासिक मूवी का नाम बताओ तो वो यही कहेगा, मुगले आजम। बल्कि यूं कहा जाता है कि मुगले आजम के जरिए के आसिफ ने भारतीय हिंदी सिनेमा को एक अनमोल तोहफा दिया था। के आसिफ के निर्देशन, उनके जुनून, उनकी मेहनत और पानी की तरह बहाए गए पैसे को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन कहते थे कि अगर मुगले आजम दोबारा बनानी हो तो सिर्फ और सिर्फ के आसिफ को इस दुनिया में दोबारा आना पड़ेगा और वही ये फिल्म बना सकते हैं। मुगले आजम को लेकर के आसिफ के जुनून के कई किस्से भी मशहूर हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले वो संगीतकार नौशाद साहब के पास पहुंचे थे। नौशाद साहब उन दिनों उड़न खटोला का म्यूजिक तैयार कर रहे थे। उसके अलावा उनकी कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी, लेकिन के आसिफ ने उनसे कहा कि तुम अक्सर मुझसे कहा करते थे कि कोई बड़ी फिल्म बनाओ, तो मैं एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहा हूँ, मुगले आजम, तुम्हें इसमें म्यूजिक देना है। नौशाद साहब ने जब कहा कि मैं इस वक्त कोई फिल्म नहीं कर सकता हूँ, तो के आसिफ ने 1 लाख रुपए निकाल के उनके हारमोनियम पे रख दिए। ये देखकर नौशाद साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पैसे उठा के फेंके तो पूरे कमरे में नोट बिखर गए। अब नौशाद साहब का नौकर जब चाय लेके अंदर आया, उसने वो माजरा देखा तो फौरन वो अंदर गया। उसने नौशाद साहब की जो बेगम थी उनसे बताया कि पूरे कमरे में नोट बिखरे हुए हैं, पता नहीं क्या बात है। तो फौरन उनकी बेगम दौड़ के आई। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो के आसिफ साहब ने कहा कि देखिए आपके शौहर मान नहीं रहे हैं। और फिर उसके बाद के आसिफ कहने लगे कि म्यूजिक तो नौशाद तुम ही दोगे। आखिर वही हुआ और नौशाद साहब को उनकी जिद के आगे मानना पड़ा और नौशाद साहब ने कहा कि अपने पैसे रख लो, मैं म्यूजिक देने जा रहा हूँ। और इसी तरीके से एक बड़ा मशहूर किस्सा है कि जब तानसेन की आवाज़ देनी थी तो बड़े गुलाम अली साहब से जाकर मिले थे और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिल्मों के लिए नहीं गाता हूँ। तो के आसिफ ने थोड़ी जिद की तो उन्होंने एक ऐसे ही कह दिया कि हम एक गाने के लिए मैं 10,000 रुपये लूँगा। मतलब उस ज़माने में मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर जैसे सिंगर 1,000-1,500 रुपये एक गाने के लिया करते थे। तो झट से उन्होंने कहा कि डन। तो ये जुनून था उनके ऊपर। फिल्म के अंदर उन्होंने रियलिटी दिखाने के लिए तपते रेगिस्तान के अंदर पृथ्वीराज कपूर को पैदल चलवा दिया था और वो भी पूरा दिन वो उस रेगिस्तान में पैदल चले थे। यही नहीं, मधुबाला क्योंकि फिल्म के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और आखिर के जो सीन पिक्चराइज किए गए थे, जब उनको कैद किया जाता है तो बड़ी भारी भरकम बेड़ियां उनके पैरों में, उनके हाथों में जंजीरें लोहे की पहनाई गई थी। फिल्म के दौरान दिलीप कुमार और मधुबाला का इश्क चल रहा था, लेकिन फिल्म कई साल 10 साल बन रही थी, उसी बीच में इनके रिश्ते बिगड़ गए और हालात ये हो गया कि इन दोनों के बीच में बातचीत होना भी बंद हो गई। एक फिल्म के अंदर बड़ा खूबसूरत सीन है, बड़ा आइकॉनिक सीन है, जब मोर की वो पंखियां जो है वो उनके चेहरे पे और उनके रुखसार पे ऐसे लहराते हैं। उस वक्त इन दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती है, क्योंकि दोनों के बीच में बातचीत हो भी नहीं रही थी। लेकिन इतने खूबसूरत ढंग से इस सीन को पिक्चराइज किया, इतने प्रोफेशनल ढंग से इन लोगों ने इस सीन को पिक्चराइज किया। आने वाली जो युगल जोड़ियां थी उनके लिए यह सीन एक मिसाल बन गया। फिल्म में आपने अकबर यानी कि पृथ्वीराज कपूर का रोल तो देखा ही था, तो अकबर की शान और शौकत भी देखी थी। तखलिया अकबर के लिए इस फिल्म के अंदर उस वक्त में 4,000 रुपए के जूते बनवाए गए थे। फिल्म के अंदर जब सीन दिखाया गया तो उनके उन जूतों की तरफ जो है वो कैमरा भी नहीं किया गया। तो बाद में किसी ने पूछा भी कि जब उधर कैमरा भी नहीं ले गए हैं तो इतने पैसे 4-4 हज़ार रुपए उनके जूतों पे क्यों लुटाए गए हैं। तो वो कहने लगे कि अकबर यानी पृथ्वीराज कपूर को पता था कि वो जो जूते पहने हैं वो 4,000 रुपए की, उसकी कीमत उस जमाने में थी 1960 में। तो एक शहंशाह इतने महंगे जूते पहन सकता है, तो जब वो चल रहे थे तो उनके अंदर वो शहंशाह का फील लाने के लिए इतने महंगे जूते बनवाए गए थे। फिल्म के अंदर एक गाना है जिसमें वो शीश महल दिखाया गया है। ये बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए थे, लेकिन इसके पीछे की बड़ी मजेदार कहानी है कि शाह कपूर जी जब ईद आई और ईद में घर पहुंचे के आसिफ से मिलने के लिए, तो वो 1 लाख रुपए लेकर पहुंचे थे और ईदी के तौर पर। तो कि आसिफ ने कहा कि मुझे सिर्फ एक सिक्का इसमें दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये सारे पैसे जो है वो आप मुझे बेल्जियम से वो शीशे मंगवा दीजिए। मैंने जो जयपुर का आमेर का किला है वहाँ पर जो शीश महल देखा, मैं वैसे ही पूरा
एक शीश महल बनवाना चाहता हूँ जहाँ पे वो गाना पिक्चराइज होगा। उसके बाद बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए सेट के लिए। फिल्म के अंदर एक गाना था, मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए हो रहे। इस गाने के लिए फिल्म के जो नृत्य निर्देशक थे लच्छू महाराज जी और के आसिफ, वो नौशाद साहब के पास गए और उन्होंने कहा कि नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में जो ठुमरी और दादरा होता था वो याद आ जाए। तो नौशाद साहब ने कहा कि उसके लिए तो कथक जरूरी है, क्योंकि इसमें चेहरे और हाथ के जो हाव भाव होते हैं उसमें कथक आना जरूरी है। और मधुबाला जो फिल्म की हीरोइन है वो तो कथक जानती नहीं है। तो लच्छू जी महाराज ने कहा कि ये आप मेरे ऊपर छोड़ दिए। फिर उन्होंने रोज घंटों अभ्यास कराया और परफेक्शनिस्ट कर दिया मधुबाला को कथक में। मुगल आजम फिल्म की शूटिंग इतनी ज्यादा चर्चा हो गई और इतने भव्य सेट लगाए गए थे कि आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई और पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर शायर फैज अहमद फैज जैसे लोग घंटों बैठ के शूटिंग देखने आया करते थे। मधुबाला की खूबसूरती का आलम यह था कि सेट के ऊपर ही जुल्फिकार अली भुट्टो ने उनको प्रपोज कर दिया था और मधुबाला सिर्फ मुस्कुरा कर चली गई। मधुबाला की वो मुस्कुराहट, वो बाईं तरफ से मुस्कुराना, उसके बाद उनको इंडियन मोनालिसा कहा जाने लगा। फिल्म जब रिलीज हुई तो मुंबई के मराठा मंदिर में के आसिफ ने दुआ भी कराई और पूजा पाठ भी कराया और पहले ही दिन से ही इस फिल्म में दर्शक टूट पड़े थे। लेकिन जो सारे किस्से सुनाए उसके पीछे जो वजह थी आपको ये सब चीजें बताने की, वो ये थी कि जब फिल्म रिलीज हुई, हिट हुई, बहुत बड़ी हिट हुई, और उसके बाद जब फिल्म फेयर अवार्ड बांटने की बारी आई तो क्या क्या हुआ हम आपको बताते हैं। के आसिफ, जिनके निर्देशन के इतने कसीदे पढ़े जाते हैं, भारतीय हिंदी सिनेमा में रुचि रखने वाले बड़े बड़े क्रिटिक्स ने के आसिफ के बारे में कितना कुछ कहा, लेकिन इस फिल्म मुगल आजम के लिए के आसिफ को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड नहीं मिला, बल्कि उनकी जगह अवार्ड मिला विमल राय को। फिल्म का नाम था परख। मुगल आजम में अगर एक्टिंग की बात आती है तो पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने अकबर का रोल किया था, और दिलीप कुमार, जिन्होंने सलीम का रोल किया था, बल्कि जीवन कर दिया था, इन दोनों किरदारों को इन दोनों महान एक्टर्स ने अमर कर दिया था। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड में इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना तो दूर, इनका नॉमिनेशन तक नहीं हुआ था मुगल आजम के लिए। हालांकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिलीप कुमार को ही मिला, लेकिन वो फिल्म थी कोहिनूर। अब मधुबाला की बात कर लेते हैं, जिनकी खूबसूरती के इतने चर्चे होते हैं, जिनकी खूबसूरती को लेकर आज तक फिल्म इंडस्ट्री की जितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो सब कहते हैं कि वो एडमायर हैं, वो कॉपी करती हैं मधुबाला की। लेकिन मधुबाला को भी मुगल आजम के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नहीं मिला था, उनकी जगह ये अवार्ड दिया गया था बीना रॉय को। फिल्म का नाम था घूंघट। अब बात कर लेते हैं नौशाद का, मुगल आजम का म्यूजिक, मुगल आजम के गाने। मुगल आजम में तानसेन से जो गाना गवाया था, जो म्यूजिक दी गई थी, वो कहते हैं इतनी रूहानी थी कि लोगों के दिलों को छू जाया करती थी। लेकिन नौशाद साहब को भी इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड नहीं दिया गया, बल्कि बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला शंकर जयकिशन को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। रफी साहब को भी इस फिल्म के लिए बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि कहा जा रहा था कि मधुबन में राधिका नाचे रहे में रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया, ऐसे सुर लगाए हैं जहां तक पहुंच पाना भी किसी दूसरे सिंगर के लिए मुमकिन नहीं है। हालांकि बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड रफ़ी साहब को मिला, लेकिन वो फिल्म थी चौधरी का चांद, और वो गाना था चौधरी का चांद हो या आफताब। तो कालजयी फिल्म मुगल आजम से जुड़े हमारे किस्से आपको पसंद आए हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई फिल्मी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त परवेज अहमद को इजाजत दीजिए। जय हिंद।